नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन क्लासेज ऑनलाइन में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कल शेयर की थी बात की, अब से 4 बजे हम लोग एसएससी जीडी को टारगेट करेंगे। वनपाल वन रक्षक को भी छोड़ा नहीं है। हर संडे को 100 क्वेश्चंस का एक मेगा टेस्ट आयोजित किया जाएगा। फिलहाल अब हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए एसएससी जीडी पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरा है। बहुत ही बड़ी भर्ती होती है दोस्तों, बड़ी मात्रा में पोस्टें इसमें आती हैं, तो ये भर्ती भी हमें छोड़नी नहीं चाहिए, इसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए। रीजनिंग, मैथ्स, इंडियन जीके और हिंदी या इंग्लिश में से आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। टोटल 100 सवाल आते हैं, 25-25 सवाल हर सब्जेक्ट के होते हैं। तो ऐसा किया जाएगा कि एक एक सब्जेक्ट की आपको 25-25 क्वेश्चन करवाए जाएं मॉक टेस्ट के रूप में। फिलहाल हम लोग अभी एसएससी के पुराने पेपर कैसे आए थे, पुराने पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं कि पुराने पेपर में कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए थे और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेवल के क्वेश्चन अपन को देखना बहुत जरूरी है। जो लोग भी साथ में जुड़े हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। सोनू, ड्रीम, शिशुपाल, भरत, सुनील, राहुल और भी लोग सब जो साथ में जुड़े हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं हम एसएससी जीडी के लिए, तो इसके लिए आप कमर कस लीजिए। मैं फिर से कहता हूं, कल भी मैंने आपको मैसेज भी दिया था, कमेंट में भी लिखा, वनपाल वन रक्षक की क्लास बंद नहीं होगी। एवरी संडे हम मेगा टेस्ट आयोजित करेंगे। उसके अलावा आप इंडियन जीके जो वनपाल वन रक्षक में भी आएगी, आप उसकी प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग जिस लेवल पे आपको करनी है, तो आप चाहें तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें भी ले सकते हैं। बिना कोई समय गंवाए दोस्तों, हम अगला पेपर आज का जो शुरू कर रहे हैं, ये जो लास्ट एसएससी की भर्ती हुई है एसएससी जीडी की 2018-19 में, उसका पेपर है। एक पेपर मैंने इससे पिछली वाली क्लास में सॉल्व करा दिया था, आज मैं नेक्स्ट पेपर सॉल्व करा रहा हूं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के देवता पूछ रहा है ये, और प्राचीन भारत के इतिहास से सवाल है। अपन ये भी चर्चा करेंगे कि जीके के कौन से पार्ट से कितने सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास से ये एक सवाल आ गया है जी। बाकी सबका भी स्वागत है, जो लोग भी साथ साथ में जुड़े हैं। हाँ भाई रविंदर, ऐसे जीडी का फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, पता है। वैकेंसी तो अनाउंस हुई भी है ना, जब फॉर्म भरी जाएंगे फिर तुम बोलोगे अभी तक एग्जाम की डेट नहीं आई है। फिर जिस दिन डेट आ जाएगी, एग्जाम हो जाएंगे, फिर तुम्हारा सवाल होगा रिजल्ट कब आएगा। फिर रिजल्ट भी आ जाएगा, तुम पास नहीं होगे, फिर बोलोगे अगली भर्ती कब आएगी। ये फालतू की बकवास इधर उधर अब त्याग दो और फोकस करो इस पे, नहीं तो जाओ और किधर जाके और ज्ञान दो तुम। इतनी बार से मैं आपको बात समझाता हूं, पता नहीं आप लोग क्या सोचते रहते हैं। ये फिर एक और आया एग्जाम की डेट, कौन है लड़का? हाँ चलो आंसर लूं मैं इसका। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, अग्नि, इंद्र और सोम, अग्नि, इंद्र और सोम, ये वैदिक काल के आपको जो स्टार्टिंग में देवता है वो मिलेंगे। खास करके आप देखें तो ये अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों देवताओं का जिक्र जो है वो लगातार ऋग्वेद के अंदर हुआ है। अब देखो इसमें, देखो कोई आंसर सी लिख रहा है, बहुत लड़का सी लिख रहा है। भाई शिव नहीं है ना विष्णु है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये बहुत बाद में आते हैं। जब मौर्यों का उत्थान होता है उस समय तक त्रिदेव की कल्पना होती है, उससे पहले त्रिदेव की कल्पना थी नहीं। ये भी नहीं हो सकता इधर ये ब्रह्मा ना आ गया तो ब्रह्मा भी नहीं हो सकता। बात समझ रहे? बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का एक प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सीमांत बेरोजगारी। शुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स का सवाल है, अर्थव्यवस्था का सवाल है। देखो इसमें से क्या करोगे आप? छोटू सिंह, कल क्लास में आए नहीं थे तुम? संडे संडे मेगा टेस्ट होगा अब वनपाल वन रक्षक के लिए। 100 टेस्ट ले लिए भाई। नए क्वेश्चन लाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अब। हाँ देखो, मेरे ख्याल से सी आंसर आ रहा है क्या किसी का? सी, हाँ ठीक है। देखो
इसका सही आंसर है यार प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसको और क्या कहा जाता है, छुपी हुई बेरोजगारी। इसको क्या कहा जाता है, छुपी हुई बेरोजगारी। देखो आप ध्यान से पढ़ो, एक बार मैं सारी बता देता हूं वैसे आपको क्या बेरोजगारी का क्या मतलब होता है। पहले आप देखो छुपी हुई बेरोजगारी, ऐसा कोई धंधा है जिसके अंदर एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा लोग का मतलब क्या है, अगर अपन उस प्रॉपर उत्पादन के क्षेत्र से लोगों को हटा भी देंगे तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग एक्स्ट्रा है। कई बार होता है खेत में 4-5 लोगों की जरूरत है, 10-10 लोग लगे हुए हैं, उत्पादन उतना ही होना है, तो 5 लोग छिपे हुए बेरोजगार है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, लोग ओवर क्राउडेड हुए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में क्या है, जितने आदमियों की जरूरत है उतना ही काम किया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी का मतलब है कि आपके देश के आर्थिक ढांचे कुछ इस तरीके से है कि अधिकांश लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, जब तक मौसम ठीक है, यानी कि मौसम के हिसाब से रोजगार मिलता है। उदाहरण के जब गन्ना होता है तो शुगर मिलें चलने लग जाती है, चीनी की मिलें चलने लग जाती है। शुगर मिल, गन्ना उत्पादन जैसे ही बंद होता है, सीजन जाता है, शुगर मिलें भी बंद हो जाती है। यह मौसमी बेरोजगारी है। सीमांत बेरोजगारी का मतलब है कि एक निश्चित सीमा तक आपको काम मिल सकता है, उसके ऊपर आप में क्षमता है फिर भी आप काम नहीं कर सकते, ये सीमांत बेरोजगारी। काम करना तो चाहते हैं पर काम नहीं कर सकते, सीमांत बेरोजगारी। बाकी छुपी हुई बेरोजगारी सामने लिखा हुआ था, आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। एक बात मैं बता दूं, रोज की तरह वनपाल वन रक्षक में जैसे मैं आंसर लेके आगे निकल जाता हूं, ये एसएससी जीडी के पुराने पेपर का एनालिसिस है, पूरे क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूंगा। किसी को लगता है कि नहीं मेरे तो नहीं बैठेगा साहब, वो जा सकता है। अपन पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आया है, कहां से बना है, चारों ऑप्शन। ओडिशा में कहां है यार? बहुत अच्छे, ठीक आंसर आ रहा है। देखिए बंदीपुर या बांदीपुर जो है ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। बात समझ रहे? छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, यहां पर भी जो नेशनल पार्क है आपको याद करने चाहिए। गुइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, उड़ीसा के अंदर जाओगे आप सिमलीपाल मिलेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर आप जाओगे इंद्रावती नेशनल पार्क मिलेगा। इंद्रावती नेशनल पार्क बहुत फेमस है गौर जंतु के लिए। नेक्स्ट देखिए, सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सैंडस्टोन नहीं समझ पाते हो तो चूना पत्थर समझ लो। चूना पत्थर किसका उदाहरण है? आज सुबह ही मैंने वनपाल वन रक्षक में जो राजस्थान के खनिज की क्लास ली थी उसमें मैंने चूना पत्थर के बारे में बताया था, किसी ने देखी हो तो वो कर सकता है। ए सी, देखो रूपांतरित या कायांतरित लिखा है। तलछटी, तलछटी का मतलब अवसाद भी कह सकते हो आप, अवसादी कह सकते हो। गैर धूमिल पत्थर, आग्नेय पत्थर। ये भी सही नहीं है आपका, बहुत लोगों का गलत है, मेरे लिखने के बाद भी आपका गलत है। देखो चूना पत्थर जो है ऐसी कोई भी चट्टान जिसका बुरादा बन जाए, बुरादा समझते हो ना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, या फिर उसकी परतें बन जाए, परतें, परत दर परत हो, तो ऐसी चट्टानें हमेशा कैसी चट्टानें कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें या तलछटी चट्टानें कहलाती हैं। ऐसी चट्टानें आपको समुद्रों के पैंदे में, नदियों के डेल्टा में यहां पर मिलेंगी। चूना पत्थर हो गया। मेठ देखिए आपने, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी अवसादी चट्टान का बेस्ट उदाहरण है। आप पानी में डालो उसकी परतें की परतें उतर जाती है, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। ये सब किसके हैं? घिया पत्थर हो गया, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसी अवसादी चट्टान के ऊपर जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तापमान ज्यादा होगा, तो ये चूना पत्थर की जो चट्टान है ये एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान जो है वो क्या कहलाती है? संगमरमर कहलाती है। संगमरमर क्या है? संगमरमर चूना पत्थर की रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट देखो, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? टुंड्रा, ठीक है, समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति का विकास सीमित है, छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का हिस्सा है,
मॉस, लाइकेन यहां पाए जाते हैं। ठीक है, देखो एक बार, क्या आंसर देंगे भाई, जल्दी से बताइए। देखो, एक वनस्पति होती है टुंड्रा, एक होती है टैगा, टुंड्रा और टैगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ए ऑप्शन को, ए, सबसे पहले तो आप देखो टुंड्रा प्रदेश कौन सा है, टुंड्रा प्रदेश कौन सा है, टुंड्रा प्रदेश शीत कटिबंध है भाई, शीत कटिबंध। टुंड्रा प्रदेश कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध है। शीतोष्ण का तो सवाल ही नहीं उठता यहां पे, शीतोष्ण में तो टैगा वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा पाई नहीं जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल ही मैच नहीं करता है। सम शीतोष्ण का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। टुंड्रा प्रदेश का मतलब है वो प्रदेश जो शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, जो पूर्णतया बर्फ से ढका हुआ है, वो है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहां सीमित है, हां सीमित है। छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का हिस्सा है, बिल्कुल है। जब गर्मियां आती है टुंड्रा प्रदेशों में, ये बर्फ पिघलती है, चट्टानों के नीचे कई स्थानों पर हल्की फुल्की झाड़ियां निकल जाती। मॉस और लाइकेन ये हरी कलर की काई टाइप की होती है, ये टुंड्रा प्रदेशों में पर्वत पत्थरों के नीचे ये जमा हो जाती है। ये ऑप्शन सही नहीं था। नेक्स्ट देखो, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज आपने बड़ा फेमस होगा, वो ऐसे शिव जी का एक पोज है, एक टांग ऊपर करी हुई, बहुत फेमस प्रतिमा है ये। देखो कौन सा है ये, नटराज। भाई सुबह क्लास थी नहीं आज कुलदीप, सुबह कोई क्लास थोड़ी थी आज, सुबह कोई क्लास थी नहीं आज थी नहीं कुलदीप। हाँ, हिमालय के ऊपरी भाग में कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। कई लोगों का ठीक आंसर आ रहा है इसका, चोला साम्राज्य या सिंपली चोल साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा। दक्षिण भारत राजवंश के, दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांडे ये बड़े राजवंश हुआ करते थे। इसमें चोल राजवंश, राजा चोल, राजेंद्र चोल, ये बड़े राजा हुए हैं। उन्होंने ही जो है ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था शिव जी का। तो चोल राजवंश जो है वो शैव मत का अनुयायी था और नटराज की मूर्ति भगवान शिव को समर्पित है। बात समझ रहे? तो ये चोल राजवंश के समय में तैयार की हुई मानी जाती है, बिल्कुल ठीक है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य की स्थापना के लिए की गई थी? सच्चर समिति, सच्चर समिति बताइए आप। बड़ा फेमस है ये सच्चर समिति, कई बार पूछा हुआ है ये। अरे भाई रामाराम देवासी बोला ना मैंने, जहां पर भी आपको बर्फबारी मिलेगी वहां पर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? बहुत लोगों का ठीक आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। देखिए बिल्कुल ठीक है आपका आंसर सी। ये सच्चर समिति की सिफारिश जो है ये मनमोहन सिंह सरकार में की गई थी, यूपीए फर्स्ट में। और इस समिति की स्थापना का उद्देश्य था अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिमों के अंदर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाएं, ये इस समिति का काम था। इसके लिए इनको सिफारिशें करनी थी। बात समझ रहे? बिल्कुल ठीक है। कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? ये करंट अफेयर्स का भी सवाल आप ले सकते हैं।
करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ले सकते हैं आप इसको, ये बहुत चर्चा में रहा था। भाई मुकेश, खबर तो यही थी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में शुरू हो जाने चाहिए, अब कह नहीं सकते। बहुत अच्छे यार, बहुत लोगों का ठीक आंसर आ रहा है। ये बोगीबील परियोजना या बोगीबील ब्रिज जो है, ये वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश को पासी घाट से जोड़ता है। बेसिकली दो तरफ है यार, एक तरफ असम, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश। बोगीबील पुल। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कई बार मैंने बताया आपको, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और पुल बनाया गया था, भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो किसी भी नदी पर बनाया गया सबसे लंबा पुल है। 9.15 किलोमीटर उसकी पूरी लंबाई है। सदिया से धुले को जोड़ता है वो, असम के अंदर ही। बहुत अच्छे। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। वह क्षेत्र जहां पर सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जहां पर सेवा के बदले भुगतान होता है। प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा क्षेत्र कह सकते हैं जहां पर कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। फिर द्वितीय क्षेत्र तो इसने कहीं लिखा ही नहीं है, तो द्वितीय क्षेत्र मैं लिख देता हूं। द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी चीज का विनिर्माण कर रहे हैं, वो द्वितीय क्षेत्र है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र भी है। आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। टेक्निकली ये कहना चाहता है आपके कान के अंदर कौन सा हिस्सा जो है जहां पर जाके ध्वनि टकराती है, या ध्वनि कहां से पास होती है, ऐसा भी कह सकते हो। हाँ भाई अफजल खान, बुक मिल जाएगी आपको। आप अर्जुन क्लासेस के ऐप पे जाके अप्लाई कर सकते हो, बुक वहां से मिलेगी। अरे आदत तो हमको भी 4 बजे लेने की हो गई है, करें क्या? मार्केट में जितनी किताबें अवेलेबल थी, हमारे पास इतने पेपर अवेलेबल थे, 100 टेस्ट ले लिए भाई। अब वनपाल वनपाल रक्षक कितना चलोगे आप बताओ? इतना इनफ होता है यार, मोर देन इनफ होता है। 100 क्वेश्चन। चलो आंसर ले इसका। देखो इसमें क्या है, ध्वनि को एकत्रित करने का काम करता है, उसे कर्णपाली या पिन्ना कहा जाता है। कई लोग कान का पर्दा लिख रहे हैं। कान का पर्दा वो है जहां पर ध्वनि जाकर टकराती है और वाइब्रेशन क्रिएट करती है, कंपन क्रिएट करती है, जिनको हमारा जो मस्तिष्क है उन तरंगों को दिमाग तक भेजता है, मस्तिष्क तक भेजता है, और हम आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे आसपास जो ध्वनि की तरंगे आ रही हैं, उनको पर्दे तक पहुंचाने का काम ये कर्णपाली या पिन्ना करता है। एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि ध्वनि को एकत्रित कौन करता है। अगर यहां पे होता कि ध्वनि को मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाया जाता है, तब जरूर वहां पे पर्दे का नाम आता। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत के आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? क्या कहेंगे? देखो आप, अगर आपको आइडिया हो तो हमारे पास वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
इसमें से दिल्ली और पुदुचेरी, कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी में अपनी खुद की विधानसभाएं हैं, अपनी खुद की विधानसभाएं हैं। हालांकि यहां पर यह केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण राज्यपाल का पद नहीं है, उपराज्यपाल का पद है। बात समझ रहे हैं? यह है केंद्र शासित प्रदेश, पर इनको आंशिक राज्य का दर्जा भी दिया गया है। तो पुदुचेरी के अलावा दूसरा कौन सा है? दिल्ली। तो पहला ऑप्शन सही था। बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बाली का सफर, बाली यात्रा, बाली वो है ना रामायण वाला बाली, सुग्रीव का भाई। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओडिशा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। ओडिशा ये एक भारत के भारत क्या, ये ओडिशा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये बाली के जीवन से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से जो बाली है वो रामायण के अंदर जो किरदार निभाता है ना, फिर लास्ट में फिर उसकी वो श्री राम जो है वो छुप के हत्या करते हैं, क्योंकि बाली को वरदान था जो भी बाली के सामने युद्ध करने आएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। वही वाला किस्सा है ये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मनरेगा, मनरेगा वाला है ये। देखो बहुत आसान है ये सवाल, पकड़ में आ जाएगा। देखो नरेगा के अंदर 100 दिन काम की गारंटी केंद्र सरकार देती है। हाँ देती है। हालांकि राजस्थान में 150 दिन था, क्योंकि 50 दिन राज्य सरकार ने गारंटी दी थी। 100 दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। हाँ बिल्कुल किया गया है, सही बात है। भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। जी नहीं, ये नरेगा जो एक्ट है ये 2006 में आया था भैया। नरेगा कब आया था? 2006 में आया था। काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है। हाँ काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी मैच नहीं कर रहा है, इसने यही तो पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है? इतना नहीं पकड़ पाए, छोटा सा सवाल था। हाँ, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहां है? ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा। अरे भाई नाम चेंज का पूछा ही नहीं उसने। 2009 में सिर्फ वो महात्मा गांधी लिखा था साथ में, और कुछ नहीं है। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब के काल में राबिया दुर्रानी के लिए बनाया गया था, औरंगाबाद में स्थित है, वर्तमान महाराष्ट्र में। इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? ये लाहौर अधिवेशन याद है आपको? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है वो पूछ रहा है ये। जल्दी देखो। देखो सही आंसर सी। सी आंसर सही होगा ना भाई। ये लाहौर अधिवेशन जो था, इसी अधिवेशन के अंदर
पहली बार कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला। अब तक जो कांग्रेस ये कहती आ रही थी कि हमें आंतरिक स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, अब वो कांग्रेस कहने लगी नहीं साहब, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे ऐलान किया कि अब से कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा के हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया। सी सही था। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों की धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हनुमान गलत क्यों हो रहे बेटा? भारत जी के इसलिए उस समय राजस्थान आता था, सही हो जाते थे। भारत को भी, भारत इंडिया जी के को भी मजबूत बनाओ भाई। अरे कौन है 22 कैसे लिखते हो भाई तुम? हैं ये मैं बार बार कह रहा हूं, मौलिक अधिकार का एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ये गलत बात है। आपको इतने समय से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए, और आपको मौलिक अधिकार अभी तक याद नहीं है। ये 32 लिख रहा है, देखो एक लड़का, नाम नहीं देख पा रहा मैं इसका, एक 22 लिख रहा है। ये कैसे चलेगा भाई ऐसे? अरे भाई अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार होगा। राज्य कभी भी उसे धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करेगा। ये कैसे लिख रहे हो आप 32 वगैरह? कैसे चलेगा? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 आपको पुलिस पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले तो क्या अधिकार होंगे? अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कैसे करोगे ऐसे? चलो, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? ये करंट अफेयर्स का सवाल है, तो आप देख लीजिए, अभी तक पहला करंट अफेयर्स का सवाल आया है। देखो मुझे लगता है थोड़ा पुराना भी हो गया है, रेलेवेंट भी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं ही आपको इसका आंसर दे दूं। पर आप ध्यान रखिएगा, देखो इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं, इनको याद करके जाना है। और इसका सही आंसर था डी। 2018 के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार टेबल टेनिस के लिए दिया गया था श्रीनिवास राव को। ओके, नेक्स्ट देखें। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी, दो प्रकार की टैक्स कलेक्शन की व्यवस्थाएं थी राजस्व इकट्ठा करने की, एक रैयतवाड़ी, एक महालवाड़ी, है ना? तो बताओ रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है दोस्तों, देखिए रैयत का मतलब होता है प्रजा। रैयत का मतलब क्या है? प्रजा। दक्षिण भारत के अंदर, खास करके मद्रास प्रांत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मराठवाड़ा जो है, यहां पर बड़े बड़े जमींदार नहीं थे। बात समझ रहे? इस वजह से अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट किसान से कर वसूलते थे, डायरेक्ट वसूल करते थे। किसान के और अंग्रेजों के बीच में कोई दलाल या मिडलमैन नहीं था। दैट इज रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर कोई किसान अपना कर चुकाने में समर्थ नहीं है तो उसकी जमीन अंग्रेज झड़प कर लेते थे और उसको वापस से नीलाम कर देते थे। जबकि उत्तर भारत में, पश्चिमी यूपी, पंजाब, यहां पर महालवाड़ी व्यवस्था थी। महाल का मतलब होता है एक पूरा के पूरा गांव। एक गांव के अंदर एक जमींदार टाइप का आदमी होता था जो गांव के हर किसान से टैक्स वसूलता था और अंग्रेजों को देता था। यह महालवाड़ी व्यवस्था थी। थॉमस मुनरो जो है, इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले शुरू किया था। कहां पर? दक्षिण भारत के अंदर। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन आंसर दे रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां कैसे आएगा भाई? किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का समापन समारोह आयोजित किया गया?
ये भी थोड़ा करंट अफेयर्स का सवाल है, आप देख लो आपको आंसर आए, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये सही आंसर इसका है, मैं बोल देता हूं यार क्योंकि पुराना सवाल हो गया है थोड़ा। वाराणसी में 2019 में आयोजित हुआ था। इस बार ये पहली बात तो ये होता कब है, प्रवासी भारतीय दिवस होता कब है? प्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी को। 7 से 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को एक्चुअली गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, उसके बाद से हर साल होता है। पिछला जो सम्मेलन गया है अभी 2021 का, ये उस पर हुआ था, मतलब ऑनलाइन हुआ था, कहीं पे नहीं हुआ था। ओके, कुछ दिनों बाद पीतल और कांसे की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है? अरे भाई इंटरव्यू मेरा भी 22 तारीख को है भाई, अभी नहीं है, होगा जब जरूर आपसे शेयर करूंगा मैं। देखो इसका सही आंसर है, मैं आपको बताऊं। देखो इसने पीतल और कांसे की बात करी है। पीतल और कांसे के अंदर कोरोजन होता है। क्या होता है? कोरोजन। इसको ऑक्सीकरण नहीं कह सकते यार, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन का रोल नहीं होता। ऑक्सीकरण हमेशा कहां होता है? जंग लगने में होता है। जंग लगना और कोरोजन के अंदर, संक्षारण के अंदर थोड़ा फर्क है, इसका कलर ही बदल जाता है। बात समझ रहे? कांसा जो है इसका रंग ही बदल के, संक्षारण के कारण जो है लवण जो होते हैं हवा के अंदर, जो लवण है वो इनके ऊपर चिपक जाते हैं, दैट इज संक्षारण, कोरोजन। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इनके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? देखो एक बार, बासी तेल आप कहते हो ना, बासी तेल, कई बार क्या बोलूं उसको मैं, खराब नमकीन आ जाता है ना, उसमें अजीब सी स्मेल आती है, टेस्ट अजीब सा हो जाता है, अपन कहते हैं बासी तेल का है या, ठीक है, ये वो वाला सवाल है। अचार के साथ भी कई बार होता है ये, कभी अगर अचार खुला रह जाए ना कुछ ज्यादा लंबे समय तक, फिर अचार के अंदर भी ऐसी पुरानी सी स्मेल आने लग जाती है। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। जब हमारे ये जो वसा अम्ल है, जिसमें आप ये तेल हो सकता है या दूसरा आप कुछ भी डालते हैं, ये तेल लगातार जब ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो ऑक्साइड बनने के कारण इसमें रेंसिडिटी आ जाती है, गंदी बदबू आने लग जाती है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष, देखो आप, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? मौसम, गति, अंतर, ध्वनि। देखो सही सही बात करें अपन, प्रकाश वर्ष जो है इसमें से किसी का भी मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ये किससे संबंधित है? दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी से संबंधित है। पुराने पेपर में जो आया है उन्होंने इसका आंसर अंतर दिया है, अंतर, जो कि भाई मेरी समझ से तो बाहर है। पता नहीं उन्होंने ये आंसर अंतर क्यों दिया, कुछ बात समझ में नहीं आई, है ना। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, दूरी, डिस्टेंस। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी के तय करता है ये एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ग्रहों की, उपग्रहों की बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो ये सवाल आया था, उसमें यही ऑप्शन लिखे हुए थे, तो क्या कर सकते हैं इसमें? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, कर नहीं सकते कुछ। चलो
मलेरिया काला अजार किसके कारण होता है? अरे भाई एम के योगी, क्या मतलब तुम नींद में रहते हो, जबरदस्ती का नाम बुलवाना चाहते हो, क्या चक्कर है? अब की बार भी ऐसे ही आएगा क्या? हो गई होगी यार कोई छोटी मोटी गलती। चलो, मलेरिया पता है ना, मलेरिया से पकड़ लो, मलेरिया से। अरे भाई मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है ना, प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, जिसको मादा एनाफिलीज मच्छर कैरी करता है। तो प्रोटोजोआ हो गया ना, मलेरिया पकड़ गया तो काला आजार भी आ जाना चाहिए आपको। 24 जनवरी 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्त करी, मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करी? हाँ, क्या लेवे भाई इसका आंसर? हाँ बहुत अच्छे, डी सही आ रहा है आपका आंसर। मोहम्मद शामी जो हैं ये भारतीय बने जो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट निकाले, तो डी बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन था ये, आप अपना मतलब आप क्या बोले उसको, करंट अफेयर्स का। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का पूर्ण अर्थ क्या है? वीवीपैट, वीवीपैट आ रहा था ना। अरे ईशांत शर्मा के 100 विकेट कब भी हुए यार, ईशांत शर्मा कितना पुराना सा खेल रहा है। मैंने आपको पहले भी कराया था ये। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑडिट शब्द यहां पे क्यों आया है? आपने वोट दिया ही होगा, तो आप जब वोट देते हैं तो साइड में मशीन के अंदर एक पेपर आता है। वो पेपर आपको दिखता है कि आपने जिसको वोट डाला है वही छापा आया कि नहीं आया। फिर वो पर्ची नीचे गिर जाती है, वो पर्ची आपके हाथ में नहीं आती। इन केस अगर किसी वोटिंग बूथ पे शिकायत होती है कि साहब मैंने तो वोटिंग करा था, या कोई और बात हो जाती है, या पार्टी मांग कर लेती है कि आप तो साहब ये जो वीवीपैट है इसको गिन के बताओ कितने वोट आए, ईवीएम से मैच होने चाहिए। उसके लिए कि कोई धोखाधड़ी नहीं हो, ये वीवीपैट का कंसेप्ट किया गया था। साथ ही लोगों की शंका का समाधान कि भाई हम तो बटन तो किसी का दबाते हैं, वोट किसी और को जाता है, ऐसा वीवीपैट इसमें ईवीएम मशीन में नहीं होता है। इस बात की संतुष्टि मतदाता को करने के लिए वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को इंट्रोड्यूस किया गया था। बात समझ रहे? तो दोस्तों ये हमारे 25 सवाल हुए, और एसएससी जीडी की लगातार सुबह हम क्लास ले रहे हैं भाई। कोई यहाँ पे आके करना चाहता है तो उसको जरूर सुबह 8 बजे यहाँ आ जाना चाहिए। क्लास हमने शुरू कर दी है, कल से ही नया बैच शुरू किया है, बाकी यथावत है। तो दोस्तों ये था हमारा एसएससी जीडी का पुराना पेपर। जैसा मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि एसएससी जीडी के जो भी पर्टिकुलर मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी हम लेंगे, ये 25-25 क्वेश्चन विषय विशेषज्ञ आपके सामने करवाएंगे। मैं फिर से वनपाल वन रक्षक के अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं, दोस्तों आप अपना एग्जाम का दायरा थोड़ा बढ़ाइए ताकि नौकरी मिलने की संभावना बढ़ सके। नौकरी मिलने की संभावना तभी बढ़ेगी जब आप अपना दायरा बढ़ाओगे। बात समझ रहे हैं? आपको एसएससी जीडी की जरूर तैयारी करनी चाहिए। फॉर्म अभी भरे नहीं गए हैं, जल्दी फॉर्म भरने शुरू होंगे। पोस्टें भी अच्छी खासी आती हैं, तैयारी की जाए तो एग्जाम भी पास हो सकता है। बाकी आप सभी का धन्यवाद। धीरे धीरे आपका बाकी क्लासें होती जाएंगी। आज अभी शायद 5 बजे भी क्लास है, 5 बजे गणित की क्लास है एसएससी के लिए। इसी तरह से हफ्ते में रोज अलग अलग 4 बजे आपको क्लास मिलेगी। आपको यार बस पढ़ाई करनी है, आप ये इस तरह की दूसरी चीजें मत करिए। वनपाल वन रक्षक का संडे को पक्का
100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आपको जरूर आंसर दूंगा। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।